Good morning students. Today we will discuss about biodiversity and its conservation. जैव विविधता और इसका संरक्षण। तो जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता से हमारा अभिप्राय पृथ्वी पर पाई जाने वाली डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, उनमें जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ये डिफरेंसेस वनस्पतियों में भी हो सकते हैं, जीवों में भी हो सकते हैं, सब में ये डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे और इसे ही हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। तो हम जैव विविधता की क्या डेफिनेशन देंगे? जैव विविधता से हमारा अभिप्राय जल में और स्थल में जो जीवित जीवों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? जैव विविधता 3 तरह की होती है। बायोडाइवर्सिटी को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है आपकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि जो गुण हैं, जो जीन्स हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? उनका ट्रांसफ़र होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक बायो बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या होता है कि जो प्रजाति है वो कुछ विशेष गुण को प्राप्त करने के लिए या तो भोजन पर निर्भर रहेगी या किसी फूड वेब पर निर्भर रहेगी। मीन्स उसे विशेष गुणों को अगर ग्रहण करना है तो उसे इन सब की ज़रूरत पड़ेगी और इसे ही हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है? प्रजातीय विविधता। मीन्स एक खास तरह की प्रजाति या उसकी पॉपुलेशन या उसकी कम्युनिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रजातीय विविधता बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो काले हिरण की प्रजाति है वो बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है। तो इस तरह से हम किसी प्रजाति को स्पेसिफाई कर देते हैं जब उसकी पॉपुलेशन के साथ, तो हम उसे स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हम वनस्पतियों को, जीवों को अलग अलग तरह से उसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो हम इनका विभिन्न विभिन्न ढंग से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो वर्गीकरण है वनस्पतियों का, फर्स्ट है वेस्टर्न हिमालयन रीजन, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये उत्तरांचल से कश्मीर तक आता है और इसमें आपको आम के, आंवले के, सेब के ये जो पेड़ हैं ये मिलते हैं। और कौन कौन सी यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं? देवदार, सनोवर, वाइट देवदार, इस तरह के जो वृक्ष हैं वो आपको पश्चिमी हिमालय रीजन के अंदर मिल जाएंगे। हमारा इससे क्या मतलब है कि भारत के हर रीजन में, हर प्रांत में अलग अलग तरह के फल, अलग अलग तरह के जो पेड़ हैं वो आपको मिलेंगे। दूसरा हमारे पास ईस्टर्न रीजन आता है। तो ईस्टर्न रीजन आपको कहाँ मिलेगा? ये उत्तरांचल में मिलेगा और यहाँ पर आपको ग्रासलैंड, अशोका ट्री, इस तरह के जो पेड़ हैं वो आपको ईस्टर्न रीजन में मिलेंगे। तीसरा हमारे पास आता है सिंधु सतलुज मैदान, इंडस सतलुज रीजन, और ये कहाँ पाया जाता है? ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के भागों में पाया जाता है। और यहाँ पर आपको ज़्यादातर किस तरह के पेड़ मिलेंगे? बबूल के, आंवले के जो पेड़ हैं वो इस तरह के रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है गंगा के मैदानी क्षेत्र, और ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको बिहार और झारखंड के एरिया में मिलेंगे। और यहाँ पर किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं? यहाँ पर मैंगो के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है असम प्रदेश, असम रीजन, और ये कहाँ पाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। यहाँ आपको बैम्बू के, आक के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश। तो एमपी, गुजरात का इसमें पार्ट आता है और यहाँ पर आपको शीशम और ढाक के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है मालाबार रीजन, और मालाबार रीजन कहाँ पाया जाता है? मालाबार रीजन पाया जाता है वेस्टर्न कोस्टल रीजन में, मीन्स कर्नाटका साइड में, कर्नाटका, महाराष्ट्र साइड में ये पाया जाता है। तो इस तरह से हम वनस्पतियों को अलग अलग रीजन में जो है वो वर्गीकृत कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं।
अब हमारे पास आता है जीवों का वर्गीकरण। वो तो हमने वनस्पतियों का वर्गीकरण किया था, अब हम जीवों को अलग अलग रीजन में किस तरह से वर्गीकृत करेंगे। तो पहला आता है हमारे पास हिमालयन रीजन। तो हिमालय रीजन कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। और यहाँ पर आपको किस तरह के जीव मिलेंगे? यहाँ पर आपको टाइगर, लॉयन, लियोपर्ड, डियर, गोट, इस तरह के जो जीव हैं वो आपको इस रीजन में मिलेंगे। दूसरा हमारे पास आता है उत्तरी मैदानी प्रदेश, नॉर्थर्न रीजन। नॉर्थर्न रीजन में आपको क्या मिलेंगे? एलिफेंट, डियर, कैमल, इस तरह के जो जानवर हैं वो आपको नॉर्थर्न रीजन में मिलेंगे। उसके बाद आता है नीलगिरी। नीलगिरी रीजन के अंदर क्या पाया जाता है? नीलगिरी रीजन में आपको टॉर्टवाइज, क्रोकोडाइल, इस तरह के जो जीव हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? नीलगिरी रीजन में मिलेंगे। नेक्स्ट है जैव विविधता की क्या वैल्यूज़ है, क्या उपयोगिता है। तो जैव विविधता की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि जो हर जीव जंतु है, हर प्राणी है, हर कोई अलग अलग तरह का खाना खाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? एक ही चीज़ की जो कमी नहीं होगी। मीन्स अगर कोई प्रजाति एक ही चीज़ के ऊपर निर्भर करेगी तो इट मीन्स उसकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अर्थ के ऊपर। एक अलग अलग वनस्पतियां हैं तो आपको अलग अलग तरह का भोजन मिलेगा, आपको अलग अलग तरह की दवाइयाँ मिलेगी, आपको ईंधन के सोर्सेज भी आपके पास बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से जो आपकी चीज़ें हैं उनकी कमी नहीं होगी, क्योंकि भारत के अंदर, अर्थ के ऊपर भारत में इतनी तरह की वनस्पतियाँ, इतने तरह के जीव जंतु, ईंधन मिलते हैं कि सबके अंदर क्या है? विविधता है। इस तरह हम क्या करते हैं, जो वनस्पतियाँ हैं उनका हम औषधि के लिए, मेडिसिन्स के अंदर यूज़ करते हैं और लोग इनकी पूजा भी करते हैं। जैसे तुलसी है, पीपल के पेड़ हैं, तो इनको क्या माना जाता है? ये पूजनीय पेड़ माने जाते हैं, तो इनकी पूजा भी की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या खतरा है। बायोडाइवर्सिटी को, जीवों को किस चीज़ से खतरा है? तो सबसे बड़ा खतरा तो हमें क्या है? मानव से ही है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से, जानवरों को, वनस्पतियों को, मनुष्य की एक्टिविटीज़ से, आप जो करते हो, आप जितना प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हो, आप जितना पोल्यूशन कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है? कई प्रजातियां तो बिल्कुल ही नष्ट हो रही हैं। दूसरा डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स आप लगातार पेड़ों को काटे जा रहे हो और वहाँ पर क्या कर रहे हो? मतलब बिल्कुल अर्बनाइजेशन हो गया है, अर्बन बना रहे हो, गांव भी बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? जो पेड़ हैं वो कट रहे हैं, वनस्पतियाँ जो हैं वो नष्ट हो रही हैं और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको एक थ्रेट उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉस ऑफ हैबिटेट। अब जब जंगल काट दिए जाएंगे तो जो प्रजातियां जंगलों में रहती हैं उनके रहने के लिए तो बिल्कुल जगह ही नहीं रहेगी। तो इससे भी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत बड़ा क्या हो रहा है? खतरा हो रहा है, थ्रेट हो रहा है। नेक्स्ट आता है मेराइन एनवायरनमेंट। मीन्स जो जल में रहने वाले जलीय जीव होते हैं उनको किससे खतरा है? उनको प्लास्टिक से खतरा है, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो तो जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसी का यूज़ करके जो है वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम पानी को गंदा कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ है उसको जो है वो बहुत थ्रेट हो रहा है। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि आवास स्थानों का नष्ट होना, कि हम क्या कर रहे हैं? जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर घर बना रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने आपको कहा वन्य जीवों का अवैध शिकार कर रहे हैं। तो ऐसी प्रजातियां जो बिल्कुल विलुप्त हो रही हैं, अगर हम उनका शिकार करेंगे तो वो प्रजातियां बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके लिए सरकार ने कानून भी बनाए हैं कि सज़ा का भी प्रावधान है कि जो इन जीवों का शिकार करेगा उनको क्या होगी? सज़ा दी जाती है। उसके बाद क्या है? बाह्य जातियों का आवागमन हो रहा है। ऐसी जातियां जो हमारे परितंत्र या आवासीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है लेकिन जबरन इसका हिस्सा बनना चाहती है, इसे हम क्या कहते हैं? विदेशी प्रजातियां कहते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारी यहाँ पर पहले से ही मौजूद प्रजातियां हैं उनको क्या हो रहा है? खतरा हो रहा है।
नेक्स्ट क्या है, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर है जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना, भूकंप का आना या जंगलों में आग लगा देना। तो इन सब से भी क्या हो रहा है, जो जीवों की कई प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं, वनस्पतियों की प्रजातियां हैं वो भी क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। तो नेक्स्ट आता है हम क्या क्या मेथड अपना सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के। तो सबसे अच्छा मेथड है इसको कंजर्वेशन, कंजर्व करना। कंजर्व कैसे कर सकते हैं, अब जैसे सरकार ने क्या किया है कि कुछ नेशनल पार्क बनाए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो दो तरह के नेशनल पार्क हैं, एक हमारे पास कलेसर के अंदर है और एक हमारे पास सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। तो जो कलेसर वाला है वो यमुनानगर में है और जो आपका सुल्तानपुर है वो आपको गुरुग्राम में मिलेगा। तो नेशनल पार्क्स बनाए हैं, इसी तरह से कंजर्वेटिव रिजर्व्स भी बनाए हैं और सेंचुरीज़ भी बनाई हैं, जिसमें हम वन्य जीवों और जंतुओं की जो प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं उन्हें क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। तो इस तरह से सरकार जो है इन जीवों की प्रजातियों को बचाने के लिए जो है वो लगातार जो है वो कार्य कर रही है। तो इसमें पहला देखिए मेथड आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि जो प्रजाति विलुप्त हो रही है उसे उसके प्राकृतिक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, भेज दिया जाता है। और इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि जीव जंतुओं को वहीं पर जिस स्थान पर वो रह रहे हैं उनको ऐसा सूटेबल एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है जिससे उनकी जो प्रजाति है वो विलुप्त होने के खतरे से बच जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बायोडाइवर्सिटी और इसके कंजर्वेशन का आज का टॉपिक। होप सो आप सबको समझ में आया होगा। और ये जितने भी इसमें पिक्चर्स हैं ये सब नेट से प्रोवाइडेड हैं, मैंने नेट से उठाए हुए हैं। और जो रेफरेंस है, इसका जो रेफरेंस बुक्स हैं वो आप उज्ज्वल पब्लिकेशंस की पढ़ सकते हो, आप यूनिक पब्लिकेशन की पढ़ सकते हो। तो वहाँ से जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं इसमें लिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।